जय हिंद। पुलिस के एक सीनियर इंस्पेक्टर को अचानक से एक फोन आता है। फोन पर जो दूसरी तरफ से व्यक्ति बात कर रहा होता है वो कहता है कि सर, आपने जो काम कहा था वो काम मैंने कर दिया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अब फोन पर जब ये बात होती है तो इंस्पेक्टर साहब की सहमति मिल जाती है और इंस्पेक्टर साहब उसे कहते हैं कि तुम थाने में मत आना, मेरे घर के नजदीक एक मार्केट है, वहां पर पहुंच जाना। समय दे दिया जाता है और वहां पर यह व्यक्ति तय समय पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही यह व्यक्ति इंस्पेक्टर साहब से बात कर ही रहा होता है, इंस्पेक्टर साहब के हाथ में कुछ पकड़ाता है। तभी वहां पर सादे कपड़ों में मौजूद कुछ लोग इंस्पेक्टर साहब को हाथ से जाकर पकड़ लेते हैं। अब किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा कि इंस्पेक्टर को सादे कपड़े में मौजूद लोगों ने क्यों पकड़ा है। तभी थोड़ी देर बाद पता चलता है कि इंस्पेक्टर साहब को एसीबी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे केस के बारे में आपको जानकारी देंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस को समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब यह पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां पर सलीम नाम का एक शख्स है और उसके दो बेटे हैं। सलीम अक्सर अपने बेटों को कहा करता है कि पढ़ लो, कुछ अच्छे से आगे नौकरी के लिए अप्लाई करो। पर इस बीच अचानक से एक दिन कुछ ऐसा होता है कि सलीम की जिंदगी बदल जाती है। सलीम के दोनों लड़कों पर एक दिन कथित तौर पर लड़की से छेड़खानी का मुकदमा दर्ज होता है। दरअसल उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने एक लड़की से छेड़खानी की है। उसके बाद दोनों पार्टियों में, यानी दोनों तरफ से लोगों में आपस में मारपीट भी होती है, कहासुनी भी होती है, गाली गलौच भी होती है और इसी को लेकर पुलिस एक एफआईआर रजिस्टर कर लेती है, जिसमें छेड़खानी से लेकर मारपीट, गाली गलौच और धमकी देने का मामला दर्ज किया जाता है सलीम के दो बेटों के खिलाफ। अब इसके बाद कोर्ट कचहरियों के चक्कर तो लगने ही थे। अब सलीम काफी टेंशन में था और उसके दोनों बेटे भी काफी टेंशन में थे और इसी को लेकर वो लगातार पुलिस थाने के चक्कर काट रहे थे कि किसी भी तरह से जो धाराएं लगी हैं वो कम हो सके या फिर जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस की ओर से की गई है उसमें कुछ रिलैक्सेशन हो सके। और खास तौर पर जो सलीम के बेटे थे वो तो ये दावा कर ही रहे थे कि हम बेकसूर हैं। अब ये जो पूरा मामला है इसमें पुलिस ने शुरुआत में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की, इसके बाद एफआईआर रजिस्टर किया और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जो नॉर्मल प्रक्रिया किसी भी केस की होती है वही प्रक्रिया को अपनाते हुए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। पुलिस में जब एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसके बाद एक आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की विवेचना लगती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कोई भी मुकदमा कोर्ट में जाने से पहले या जाने के दौरान जो पुलिस वाले की, आईओ की विवेचना होती है उस पर काफी चीजें डिपेंड करती है और इसी के साथ ही एक फाइनल रिपोर्ट वो ही आईओ लगाता है। अब इस पूरे केस में इंस्पेक्टर रमेश चंद्र नाम के आईओ थे, वो लगातार केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और जो सलीम है वो कथित तौर पर इंस्पेक्टर साहब के पास आए दिन पहुंच जाया करता था। वो कहता था कि सर, आपको किसी भी तरह का कॉपरेशन चाहिए वो मैं दूंगा। इसके साथ ही जो इस मामले में जितनी रियायत आप बरत सकते हैं, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूं, आप कृपया करके वो रियायत बरतिए। पर सलीम के मुताबिक जब वो इंस्पेक्टर साहब के पास एक दिन गया तो उन्होंने कथित तौर पर 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी। उन्होंने कहा कि 40,000 रुपए दे दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाएगी, वो भी तुम्हारे पक्ष में होगी और इसके बाद माननीय अदालत से तुम्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब जब ये सारी बात सलीम सुनता है, वो अपने घर में जाकर दोनों बेटों से डिस्कस करता है, परिवार में डिस्कशन होता है और इसे लेकर एक कंसेंसस, एक राय घर में बनाई जाती है कि क्या इस मामले को लेकर पुलिस के इंस्पेक्टर को रिश्वत के पैसे दिए जाएं या फिर ना दिए जाएं और केस को मेरिट पर हल होने दिया जाए। अब इस पूरे केस में सलीम इंस्पेक्टर साहब को फोन करके कहता है कि सर, मैं 40,000 रुपए की रिश्वत देने के लिए तैयार हूं, मैं आपको पैसे दे दूंगा, पर आप कृपया करके मेरे दो बेटों का ध्यान रखिएगा। अब इस बीच परिवार में यह फैसला होता है कि पैसे तो नहीं देने हैं और इसके लिए पुलिस में, विजिलेंस में, सीआईडी में जहां भी शिकायत करनी पड़े वो की जाए।
इसके लिए अब फिर फाइनली ये तय होता है कि एंटी करप्शन में जाकर इस इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाई जाए। अब सलीम अपने दोनों बेटों के साथ एसीबी के पास पहुंच जाता है। दफ्तर में पहुंचकर अधिकारियों से गुहार लगाता है और कहता है कि दरअसल मेरे दो बेटों पर एक मामला रजिस्टर हुआ है छेड़खानी का, और उसी मामले को लेकर इंस्पेक्टर अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए 40,000 रुपए की मांग कर रहा है। अब एसीबी के अधिकारी जब ये सब कुछ सुनते हैं तो उनके कान खड़े होते हैं, क्योंकि एक इंस्पेक्टर जो 4 महीने बाद रिटायर होने जा रहा है, क्या वो ऐसा कर भी सकता है? ये सुनकर जो एसीबी के अधिकारी थे उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। फिर इस मामले पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी प्रारंभिक जांच बैठाई गई। और प्रारंभिक जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आए वो कहीं ना कहीं शिकायतकर्ता के आरोपों से मिल रहे थे। अब इसके बाद एक ट्रैप प्लान किया गया और इसी क्रम में जो ये व्यक्ति था सलीम नाम का, वो इंस्पेक्टर साहब को एक दिन कॉल करता है। सलीम द्वारा अगस्त के महीने में जब इंस्पेक्टर साहब को कॉल की जाती है तो ये कहा जाता है कि सर मैं आपके ऑफिस में आकर आपको 40,000 रुपए की रकम पकड़ा दूंगा। पर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि सलीम तुम थाने में मत आना, मैं तुम्हें जगह बताऊंगा, वहां पर आकर मिलना। दरअसल नवाबगंज से जो पटेल नगर के लिए रास्ता जाता है तुम उस रास्ते पर चलते रहना, फिर उसके बाद एक मोड़ आएगा बाएं हाथ पर, उसके बाएं हाथ पर मुड़ने के बाद 100 मीटर तक चलना, फिर आएगी जायसवाल मार्केट। वहां पर जब तुम पहुंच जाओ तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। अब दरअसल जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनका घर इस मार्केट के काफी करीब था और इंस्पेक्टर साहब अपने घर से निकलकर शाम को बाहर आ गए। इतनी देर में सलीम भी मार्केट के पास आकर पहुंच गया। अब जैसे ही इंस्पेक्टर साहब के पास सलीम पहुंचा, उसने नमस्कार किया। उसके बाद उसने कहा कि सर जो पैसे आपने कहे थे 40,000 रुपए वो मैं लेकर आया हूं, और उसने एक कागज में पैसे लिपटाकर सीधा इंस्पेक्टर साहब को पकड़ा दिए। इंस्पेक्टर साहब ने ये पैसे अपनी जेब में रख लिए। अब जैसे ही ये सब कुछ होता है, सलीम को ये सब कुछ करते हुए कुछ लोग सादे कपड़े में वहां पर देख रहे थे। इसके बाद फौरन सादे कपड़े में जो लोग आसपास खड़े होते हैं, घूम रहे होते हैं, वो भागकर आते हैं और इंस्पेक्टर साहब को हाथ से पकड़ लेते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब को भी बड़ा अजीब लग रहा था, और सबसे बड़ी बात, मार्केट में खड़े जो लोग थे जो इंस्पेक्टर साहब को रोज सलाम किया करते थे, वो सबसे ज्यादा हैरान थे कि इंस्पेक्टर साहब को हाथों से ऐसे पकड़ने की हिम्मत कौन कर सकता है। जब कुछ लोग पास आए, उन्होंने पूछना चाहा कि इंस्पेक्टर साहब से ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहे हो। उसके बाद पता चला कि ये तो एसीबी की ओर से ट्रैप किए गए हैं, यानी एसीबी ने इंस्पेक्टर साहब को रेड करके ट्रैप कर लिया है। उसके बाद एसीबी ने इंस्पेक्टर रमेश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। अब जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 है, अगर उसकी बात करें तो उसके तहत किसी भी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है और इसके साथ ही जुर्माना भी होता है। अब इन इंस्पेक्टर साहब की अगर बात की जाए तो इनके साथ काफी बुरा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब जालौन के रहने वाले थे, 4 महीने में रिटायर होने वाले थे। साल 1986 3 नवंबर को वो पीएसी झांसी में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। अब सिपाही से वो पहले हेड कांस्टेबल बने, उसके बाद एएसआई बने और साल 2008 में उनका सब इंस्पेक्टर के तौर पर प्रमोशन हो गया और ठीक 10 साल बाद 2018 में वो बन गए इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बनने के बाद वो धीरे धीरे सीनियर इंस्पेक्टर हो गए और अब 4 महीने का समय तकरीबन बचा था, पर इंस्पेक्टर साहब की रिटायरमेंट शायद उनके नसीब में ठीक ठाक नहीं लिखी थी। इसी वजह से इंस्पेक्टर साहब को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि आप कभी भी किसी भी बड़े छोटे सरकारी पद पर चले जाएं, आपके पास पावर है, अपनी पावर का इस्तेमाल करें, पर न्याय देने के लिए, रिश्वत या भ्रष्टाचार के लिए कतई भी ऐसा ना करें, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि कानून एक ना एक दिन भ्रष्टाचारी व्यक्ति को जरूर पकड़ लेता है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हुआ हो। जय हिंद।